निपटने के लिए विराज ने आवाज देकर योगीराज को बुला लिया था। लेकिन जैसे ही योगीराज लोगों के सामने आया तो वो सब उसे देखकर हताश हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आदमी लकी को हरा सकता था। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने लकी को खूब पीटा। लकी के सीने से तो खून बाहर आकर उसके मुंह में आ गया था। लेकिन लकी ने भी हार नहीं मानी और आखिर में उसे नीचे गिरा दिया। वो योगीराज के सीने की सारी हड्डियों को अपने पैर के एक वार से बिखेर देना चाहता था। योगीराज ने भी लकी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाई और अब लकी भी उसके ऊपर कोई दया दिखाने के मूड में नहीं था। ठीक इसी वक्त उसने योगीराज के पेट में एक लात मार दी। जैसे ही उसे लात पड़ी तो वो हवा में उछल गया और कुर्सियों की तरफ जाकर गिर गया। सारी कुर्सियां एक एक करके नीचे गिरने लगी। लेकिन वो अभी तक रुका नहीं। आखिर में वो दीवार से जा टकराया। बड़ी मुश्किल से दीवार उसे झेल पाई। जैसे ही उसने अपने आप को संभाला तो उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपना पेट पकड़ लिया और उसके दांत किचकिचा कर रह गए। उसका शरीर एक बार के लिए बिल्कुल कड़क हो गया। वो लकी को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और उसके शरीर के हर एक नस गुस्से में फड़फड़ा रहे थे। वो लकी को बहुत जोर से पीटना चाहता था। उसने चिल्लाते हुए कहा, लकी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। जैसे उसने इतना भर कहा और अपने आप को उठाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बाकी थी कि जितना वो सोच रहा था। जैसे ही वो अपने आप को खड़ा कर पाया कि फिर ना जाने क्या हुआ, वो नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसे इस तरह से बेहोश देखकर वहां खड़ा हर एक इंसान, सबकी आंखें बड़ी हो गई। अभी तो उन्होंने देखा कि उस आदमी ने फर्श को ही एक झटके में हिला दिया था, तोड़ दिया था और अब खुद ही बेहोश होकर फर्श पर गिर गया था। सब लोग अब चिंता भरी नजरों से लकी की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि योगीराज लकी को मार देगा, लेकिन जो हुआ उसका ठीक उल्टा हुआ। लकी लेकिन इस सब में कुछ नहीं कर सकता था। योगीराज ने वही काटा जो उसने बोया था। सब लोग लकी के खौफ के मारे हॉल में इधर उधर छुपने लगे। वो सब लोग वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन लकी ने जैसे ही ताली बजाई उन्हें रोक लिया तो सब लोग जहां खड़े थे वहीं जम गए। लकी ने एक बार के लिए जब उन लोगों से नजर मिलाई तो सब लोगों के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उनकी आंखें मारे डर के कांपे जा रही थी। उनकी हथेलियों पर पसीने तक आ गए थे, जिस कारण हथेली गीली हो गई। उसके बाद लकी ने शहनाज की तरफ देखा और कदम दर कदम उसकी दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो किसी भी सूरत में शहनाज को विराज से शादी करने नहीं दे सकता था। विराज का भी दिल डर के मारे उसके मुंह में आ गया। उसकी पतलून गीली होने की कगार पर थी। जैसे जैसे लकी उसकी दिशा में बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे विराज अपनी आंखों के सामने ये देख पा रहा था कि उसने अभी जो हाल योगीराज का किया वही हाल विराज का करने वाला था। योगीराज तो चलो उसका नौकर था, इसलिए उसका जो हुआ सो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो पूरे जयपुर का सबसे बड़ा आदमी था। ऐसे में अगर उसका ऐसा हाल हो जाता तो शायद विराज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। जैसे जैसे लकी उसकी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे विराज के पैर उसे पीछे की तरफ लाए जा रहे थे। वो किसी भी हाल में लकी के हाथ तो आना नहीं चाहता था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है विराज बना, मैं हूं ना, मैं इसको आपको हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। जो पंडित विराज के पास में खड़ा था उसने विराज को हिम्मत बांधते हुए कहा। लेकिन जब योगीराज जैसा आदमी उसके सामने नहीं टिक पाया तो इस पंडित की धोती खुलने में कितनी सी देर लगती। इस बात का विराज को तो अच्छे से अंदाजा था। उसके कहने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ जाता रहा, लेकिन उसकी आंखें थी कि लकी को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस लकी की तरफ देखे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ लकी नहीं बल्कि यमराज बढ़ रहा था। विराज का दिमाग सुन्न हो गया था और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसकी मौत उसकी तरफ चली आ रही थी। उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन लकी अब उससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर रह गया। इधर विराज की सांसें अब ऊपर नीचे होने लगी। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसका हाल दमे के मरीज जैसा हो गया। इधर शहनाज जो कि विराज के पास में खड़ी थी वो विराज के सांसों के टूटने की आवाज सुन सकती थी। उसने विराज की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन विराज को इस वक्त शहनाज तक की आवाज नहीं आ रही थी। उसका कांपता हुआ चेहरा बस लकी को देखे जा रहा था। मगर इस वक्त लकी उससे कह देता कि शहनाज का हाथ छोड़कर 1 मिनट में यहां से गायब हो जाओ तो वो अपना घर छोड़कर जाने के लिए भी राजी हो जाता। जैसे ही लकी ने देखा कि शहनाज को विराज की चिंता हो रही थी तो उसे लगा कि वो सच में उसकी चिंता करती थी, लेकिन उसने पहले कभी तो ऐसा नहीं देखा था। अचानक से लकी के दिल में एक डर पैदा हो गया
क्या सच में शहनाज विराज से ही शादी करना चाहती थी? यह डर लकी के मन में घर कर गया था, लेकिन अगले ही पल उसका डर गुस्से में बदल गया और वो गुस्से से विराज की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें किसी तीर से भी तीखी हो गई। विराज के मुंह से अचानक चीख निकल पड़ी। वो चाहता तो था कि लकी के पैरों में गिरकर रोना शुरू कर दे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। उसके पैरों ने जमीन छोड़ना शुरू कर दिया था और उसे अपना पूरा शरीर हवा के साथ में बहता हुआ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी तरह का नशा किया हुआ था और अब उसके होश ठिकाने पर नहीं थे। अचानक से उसे ना जाने क्या हुआ और उसकी दोनों टांगों के बीच में से गर्म सा पीले रंग का पदार्थ बाहर निकलने लगा। उसका सफेद पजामा हल्का गीला और पीला होने लगा, लेकिन ठीक इसी वक्त पीछे से पुलिस का सायरन बजने की आवाज आने लगी और अगले ही पल हॉल में ढेर सारी पुलिस वाले आकर जमा हो गए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, उन गार्ड्स ने वहां पर खड़े लोगों को देखते हुए कहा। इधर हॉल में 5 से 6 लोग अंदर की तरफ चले आ रहे थे। उन सब के हाथ में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। उन सब के निशाने इस वक्त सिर्फ एक ही आदमी पे थे, लकी पर। जैसे ही लकी ने योगीराज को पीट कर नीचे गिरा दिया तो विराज के पिताजी, जो कि एक कोने में जाकर छिप गए थे, उन्होंने पुलिस को इस बात की खबर दे दी। वो तुरंत पुलिस बल को अपने घर में आने के लिए आदेश दे चुके थे और ऐसे में जो पुलिस अभी विराज के घर के बाहर खड़ी थी वो अब अंदर आ गई। तुझे क्या लगा तू डराएगा और हम डर जाएंगे? तुझे क्या लगता है हम इतने कमजोर लोग हैं? अब पता चलेगा कि हम कौन हैं तुझे। इतने में विराज के पिता ने कहा, हाँ बहुत होशियार बन रहा था ना तू। भूल मत, जयपुर हमारा है, ऐसे में तेरी औकात क्या है बे? वैसे अगर तू यहाँ मारा भी जाता है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसी को इस बात की परवाह भी नहीं है कि तू जिंदा है या मर गया। हाँ, हम तो राजा जी को यही कहेंगे कि तेरा एक्सीडेंट हो गया था या फिर तू नदी में गिर गया। तेरा और हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। जब तक राजा जी के लोग वहां से यहाँ तेरी मौत की जांच करने के लिए आएंगे ना, तब तक तो तेरा शरीर जलकर खाक हो चुका होगा। ऐसे में उन्हें वो मानना पड़ेगा जो हम उन्हें बताएंगे, विराज के पिताजी ने कहा और उन पुलिस वालों की तरफ देखने लगे। इसने हमारी और हमारे आदमियों की जान लेने की कोशिश की है, मारो उस साले को। जैसे उन पुलिस वालों ने इसकी बात सुनी तो तुरंत उन्होंने अपनी बंदूक लकी के सिर पर तान दी, लेकिन इतने में एक गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई लड़की कहीं से निकल कर आई और उसने लकी के सामने देखते हुए बोला, नहीं। वो लकी के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने लकी को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ फैला लिए। जैसे उसने विराज के पिता को देखा तो बोली, नहीं अंकल, इसे आप गोली मत मारिए, छोड़ दीजिए इसे। वो लड़की जो इस तरह से लकी के सामने आकर खड़ी थी वो शिरीन थी। शिरीन, पागल है क्या? पीछे हो जा। इतने में पीछे से शहनाज के चिल्लाने की आवाज आई, लेकिन शिरीन लकी के सामने ही जमी हुई थी। उसे बंदूक से कोई डर नहीं लग रहा था। नहीं अंकल, आप लकी को छोड़ दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि लकी आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो चुपचाप इस शादी को पूरा हो जाने देगा, शिरीन ने कहा। उसे अपने पिता और अपनी बहन की आवाज आ ही नहीं रही थी। आ भी रही थी तो वो उसे सुनना नहीं चाह रही थी। वो बस विराज के पिता के सामने घबराई हुई नजरों से देख रही थी और किसी भी कीमत पर लकी की जान बचा लेना चाहती थी। नहीं शिरीन, जल्द से जल्द पीछे हटो तुम। इसने जो किया है उसके बाद मैं इसे यहाँ से ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। हम राजपूत हैं, कोई हमारे घर में घुसकर इस तरह की हरकत करे तो हम उसे छोड़ दें? ये हो नहीं सकता, विराज के पिता ने ठंडे सुर में कहा। नहीं, आप इसे नहीं मार सकते, मैं आपको इसे नहीं मारने दूंगी। इसके बाद शिरीन अपनी जगह से पलटी और सीधा लकी को गले लगा लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अब शायद विराज के पिता उसके ऊपर गोली नहीं चलाते। शिरीन ने लकी को कसकर गले लगाया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर गोली चलती तो वो उसके पार हो जाती और ऐसे में वो भी लकी के साथ मर जाती। उसे लकी के साथ मर जाने में कोई चिंता नहीं थी, इसी में उसे जीवन का सार नजर आ रहा था। लेकिन अचानक से उसे झटका लगा और वो अलग हो गई। लकी ने उसे धक्का देकर अलग कर दिया। शिरीन को इस बात से डर लग रहा था। लकी के बचाव में कोई नहीं था और विराज के पिता उसे उड़ाने का ऑर्डर देने ही वाले थे और फिर से लकी की बाहों में वो आना चाहती थी। लेकिन लकी ने भी उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, हट जाओ यहां से। फोन पर तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हारी शादी होने वाली है, फिर तुम्हारी जगह पर तुम्हारी बहन कहां से आकर बैठ गई? बोलो। लकी को शिरीन पर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर प्रफुल्ल ने उसे सच नहीं बताया होता तो शायद अब तक तो विराज और शहनाज की शादी हो गई होती और उसे पता तक नहीं चलता। लेकिन फिर भी लकी के गुस्से होने में शिरीन फिर से उसे बचाने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लकी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शिरीन की भी जान चली जाए, इसलिए उसने फिर से उससे अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो लकी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम आगे मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, तुम मुझे जैसे भी पनिश करना चाहो कर देना, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी लकी, प्लीज मेरी बात मान लो लकी, उसने कहा और फिर से लकी के सामने आकर खड़ी हो गई।
हट जाओ मेरे सामने से, नफरत करता हूं मैं तुमसे, हट जाओ। लकी ने चिल्लाते हुए कहा। वो जानता था कि शिरीन उससे बहुत प्यार करती थी, वो उससे बहुत जुड़ी हुई थी, इसलिए लकी जानबूझकर अब की बार उसके पास आया और उसने शिरीन के बाल पकड़ लिए। उसके बाद उसने उसके गालों पर 4 तमाचे जड़ दिए। अचानक से शिरीन का चेहरा लाल हो गया और साथ ही सूज भी गया। लकी ने उसे धक्का दिया और सीधा उन बंदूक वालों के पैरों में जा गिरी थी वो। जैसे ही वो नीचे गिरी तो उसके गले में से वो पेंडेंट नीचे गिरा जो उसने अपने कपड़ों के अंदर छिपा रखा था। लेकिन जैसे ही लकी ने वो पेंडेंट देखा तो वो खुश हो गया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी इस पेंडेंट के जरिए शहनाज को याद दिला सकता था कि वो राधिका थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट FM।